योगेश शर्मा सरल क्लासेस रेनी में आपका स्वागत है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो आज हम फिजिक्स की बात करते हैं। हमारी क्लास ट्वेल्थ में जो हमारी आरबीएससी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें फिजिक्स का 100 नंबर का पेपर होता है। अब हम 100 नंबर को डिवाइड अगर करें तो 100 नंबर में से हमारे जो सत्रांक जाते हैं, जिनको सेशनल बोलते हैं, वो जाते हैं 14 नंबर। इसके बाद में हमारा प्रैक्टिकल, जिसको प्रायोगिक बोलते हैं, वो होगा 30 नंबर का। उसके बाद में जो हमारा बोर्ड पेपर लेता है प्रश्न पत्र, वो आपके 56 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। इस प्रकार से हमारे 100 नंबर डिवाइड होते हैं। हम बात करें अगर प्रैक्टिकल की, तो 30 नंबर बहुत इजी होते हैं। इसमें आपके 3 क्वेश्चन करने होते हैं आपको प्रैक्टिकल में। एक मेजर क्वेश्चन होता है जो 10 नंबर का आता है, 2 माइनर क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के, आपका 5 नंबर का रिकॉर्ड होता है और 5 नंबर का आपका वाइवा होता है। तो ये इस प्रकार से 10 नंबर है। हम बात करें अगर प्रश्न पत्र की 56 नंबर की, जिसको हम खूब डिटेल में पढ़ेंगे, हम बात करते हैं प्रश्न पत्र के 56 नंबर की। तो हमारे जो ये 56 नंबर है, ये हमारी जो बोर्ड ने बुक दी हुई है, उसमें से जो प्रश्न पत्र बनेगा उस पर है। हमारी बुक में जो कुल जो पार्ट है, लेसन जो है, चैप्टर, वो 17 चैप्टर है, 17 अध्याय है हमारे। 17 अध्यायों को 10 यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं, 10 इकाइयों में, 10 इकाई। इन 10 इकाइयों में ये 56 नंबर मिलते हैं। हम बेसिक से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें तो हमारी फर्स्ट यूनिट की बात है। प्रथम इकाई, फर्स्ट इकाई जो है, इसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। देखो, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। स्थिर यानी रुका हुआ, वैद्युतिकी यानी विद्युत से संबंधित। अब देखो, विद्युत किससे आती है? विद्युत बनती है आवेश से। यानी हमें इस इकाई में जो अध्ययन करना है, उसमें हमें रुके हुए आवेशों का अध्ययन करना है। यानी आवेश रुका हुआ है, चार्ज रेस्ट में है। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रुके हुए या स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी में हमारे कुल 4 चैप्टर है, 4 अध्याय है। हमारा जो फर्स्ट अध्याय है वो है विद्युत क्षेत्र। हम फर्स्ट अध्याय की बात करें, बहुत सिंपल चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, और इस बेसिक से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बाकी और 3 चैप्टर है, स्टेप बाय स्टेप हम उन्हें देखते जाएंगे। अब हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में हमें मेनली 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं। अब 3 टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले हम वैद्युतिकी यानी विद्युत जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी जो है, या उसका जो फंडामेंटल पार्टिकल है, चार्ज, आवेश, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा पहला पॉइंट ही आएगा आवेश। इसमें हम आवेश को खूब स्टडी करेंगे। आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेशों के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, आवेशों को उत्पन्न करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इन सब का स्टडी करेंगे हम आवेश वाले पॉइंट में। इसके बाद में आएगा हमारे कूलाम का नियम। इसमें हम 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल का अध्ययन करेंगे कि जब 2 आवेश आपस में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए होते हैं तो उनमें गणितीय मान में कितना बल लगेगा। जैसे 2 आवेश, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को हमने कुछ दूरी पर रख दिया आपस में, तो इन आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा, कौन सी प्रकृति का लगेगा, आकर्षण का लगेगा या प्रतिकर्षण का लगेगा, और इस बल का गणितीय मान कितना होगा, इसमें अध्ययन करेंगे हम कूलाम के नियम। इसके बाद में आएगा हमारा तीसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र।
जो हमारे चैप्टर का भी नाम है विद्युत क्षेत्र। इसमें हम अध्ययन करेंगे कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र का गणितीय मान कितना होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारे किताब में हमें थ्योरी दी हुई है। इसके अलावा 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके न्यूमेरिकल हमें बुक में दिए हुए हैं सॉल्व्ड एग्जांपल के रूप में, और उनकी थ्योरी नहीं है, तो हमें उनकी थ्योरी को भी स्टडी करना होगा, तभी हम उन न्यूमेरिकलों को कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर की थ्योरी से हटके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो थ्योरी आएगी वो आएगा आवेशों का संतुलन। और सेकंड जो पॉइंट आएगा वो आएगा आवेशों का निलंबन। आवेशों का संतुलन यानी दो आवेशों को कहां रखा जाए कि वो आपस में संतुलित रह सके, रुके हुए रह सके, रेस्ट में रह सके, एक दूसरे से प्रतिकर्षित नहीं हो या फिर आकर्षित नहीं हो। और निलंबन का मतलब हम दो आवेशों को किस प्रकार से लटकाएं, वो उनकी दूरी क्या होगी, एक दूसरे से लटकाने के बाद कितना दूर वो चले जाएंगे, इसका हम अध्ययन यहाँ करेंगे। तो हम बात करते हैं, ये हमारे इस टॉपिक में स्टडी करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर में। तो अब हम आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, आवेश वाले टॉपिक पे। भाई आवेश होता क्या है? आवेश, हम आवेश जैसे हमसे कोई पूछे कि आवेश किसे कहते हैं, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे कि आवेश क्या है। हम सामान्यतः ये बोल सकते हैं कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को हम आवेश बोल देंगे। तो हम बात करते हैं कि कोई भी हमारे पास बॉडी है, वस्तु है, इकाई है, यूनिट है, उसमें या तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वस्तु कैसी हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। या हम अगर थ्योरेटिकली बात करें, जैसे हमको लिखना हो, इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, तो ये लिखेंगे कि हम कि किसी इकाई के द्वारा विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र अनुभव या उत्पन्न करने का जो गुण है वही क्या कहलाएगा? हमारा आवेश कहलाएगा। यानी कोई वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, ये वस्तु विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही है, तो इस वस्तु में ऐसा क्या गुण है जिसके कारण ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही है? जैसे या फिर ये वस्तु है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है, तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ऐसा क्या गुण है जिसके कारण ये विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है? तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी जो है, जो बेसिक गुण है जो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का, वो है आवेश। तो हम जैसे बात करते हैं कि हमने बोला अभी कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता को आवेश कहते हैं। जैसे हम बात करें कि कैसे वस्तु धनावेशित होती है या ऋणावेशित होती है, सबसे पहले हम प्रकार की बात करें, आवेश के प्रकार। तो आवेश जो है वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार में से एक प्रकार होता है धनावेश और दूसरा प्रकार होता है ऋणावेश। वस्तु धनावेशित कब होगी, वस्तु ऋणावेशित कब होगी, इसको अब हम समझते हैं। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि हमारे पास कोई सोडियम परमाणु है, सोडियम का एक परमाणु है Na, उदासीन अवस्था में है, अभी इस पर कोई आवेश नहीं है, बिल्कुल उदासीन है। देखो उदासीन अवस्था में सोडियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन रहते हैं? उदासीन अवस्था में सोडियम परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन रहते हैं। प्रोटॉनों पर आप जानते हो, प्रोटॉनों पर धनावेश होता है, और बाहर सोडियम परमाणु के नाभिक के बाहर कक्षाओं में 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए रहते हैं। अब हमने इसको बोला कैसे कि ये सोडियम जो परमाणु है वो उदासीन है, कि भाई देखो 11 इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश है और 11 प्रोटॉनों पर धनावेश है। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों पर जो आवेश का मान है वो गणितीय मान समान होता है। कितना होता है? 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। अब प्रोटॉन की बात करें तो ये पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये नेगेटिव मान होता है। दोनों पर गणितीय मान क्वांटिटी सेम है, केवल इन पर प्रकृति का फर्क है। प्रोटॉन पर प्रकृति धनावेशित होती है और इलेक्ट्रॉन पर प्रकृति ऋणावेशित होती है। अब देखो उदासीन की बात कर रहे हैं, 11 प्रोटॉनों ने 11 इलेक्ट्रॉनों को संतुलित कर लिया, तो कुल आवेश कितना हुआ? देखो प्रोटॉनों का कुल आवेश हुआ प्लस में 11 गुना 1.6
गुना 10 की घात -19 और इलेक्ट्रॉनों पर हुआ -11 गुना 1.6 गुना 10 की घात -19। अब कुल जो हम इसका आवेश निकालेंगे, कुल आवेश हो जाएगा 11 गुना 1.6 गुना 10 की घात -19 प्लस -11 गुना 1.6 गुना 10 की घात -19। अब देखो इस वैल्यू ने इस वैल्यू को काट लिया और कुल चार्ज कितना आ गया 0, यानी इस उदासीन अवस्था में सोडियम पर 0 चार्ज है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। ये जो सोडियम परमाणु है उदासीन अवस्था में, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में इस सोडियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन शेष रह गए? पहले 11 थे, अब कितने रह गए? एक को निकाल दिया तो 10 बच गए, यानी उदासीन अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सोडियम में 11 तो प्रोटॉन शेष रह गए और एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, यानी 10 इलेक्ट्रॉन और बच गए। अब क्या हुआ? देखो 11 इलेक्ट्रॉन, वो सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, यानी 10 इलेक्ट्रॉनों ने 10 प्रोटॉनों को संतुलित कर लिया। कैसे संतुलित कर लिया वो देखो। अपन प्रोटॉनों के कुल आवेश की बात करते हैं, प्लस में 11 गुना 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम, ये प्रोटॉनों का कुल आवेश, प्लस इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश कितना बचेगा? -10 गुना 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। देखो भाई इसमें से 10 बार ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस में 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम, यानी इतना आवेश, धनात्मक आवेश इस पर शेष रह गया। कब शेष रहा? जब हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब देखो यहां से परिभाषा भी बन गई धनावेश की, कि धनावेश किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो वस्तु कैसी हो जाती है? धनावेशी। क्यों हो जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है और प्रोटॉन धनात्मक आवेशित होते हैं। इसी कारण या इसी वजह से हमारी वस्तु कैसी हो जाती है? धनावेशित चार्जेड हो जाती है। जैसे जो सोडियम परमाणु है वो धनावेशित हो गया। अब हम बात करते हैं ऋणावेश की। अब हमने क्या किया? इस बार तो हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, अब हमने इस सोडियम परमाणु को उदासीन अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन दे भी दिया। अब हमने क्या किया? इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब उदासीन अवस्था में इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक हमने दे दिया तो टोटल कितने हो गए? 11 पहले थे, एक दे दिया, यानी 12 इलेक्ट्रॉन और हो गए। सोडियम परमाणु को हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब देखो प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, ना तो हमने निकाले ना ही हमने दिए, जितने उदासीन अवस्था में थे उतने ही अब रहेंगे, यानी 11 प्रोटॉन इसमें है। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया उदासीन अवस्था के बाद, उदासीन अवस्था में 11 थे, एक और दे दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन बन गए 12 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? अब देखो अब हम इसको संतुलित करते हैं। कुल प्रोटॉनों का आवेश प्लस 11 गुना 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम, प्लस अब इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश लिखेंगे -12 गुना 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। देखो भाई 11 बार तो ये संतुलित हो जाएगा, माइनस में 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम हमारा शेष रह जाएगा, यानी वस्तु पर आवेश आया नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मान ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। तो एक बार हमने इसको लिख दिया, यानी ये वस्तु कैसी हो गई? ऋणावेशित हो गई। तो यहां से हम ऋणावेश की भी परिभाषा बना सकते हैं कि किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देने पर वस्तु में जो गुण उत्पन्न होता है वो ऋणावेशित होता है। यस या नो? है ना भाई? तो इस प्रकार से हम ऋणावेश की बात कर सकते हैं, धनावेश की। कई बार स्टूडेंट भी बोलते हैं सर ये उदासीन क्या है? उदासीन आवेश का प्रकार नहीं है। उदासीन तो आवेश की जब हमने डेफिनेशन देखी तब डेफिनेशन ही क्या देखी हमने? किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को ही आवेश कहते हैं। और उदासीन अवस्था में तो वस्तु में ना तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ना ही अधिकता होती है, यानी उदासीन कोई आवेश का प्रकार नहीं है। आवेश के दो ही प्रकार हैं, धनावेश और ऋणावेश।
ये बात ध्यान रखना भाई। तो इस प्रकार से किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है और किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने या इलेक्ट्रॉन को देने से ही वस्तु आवेशित होती है क्या, प्रोटॉन से नहीं होती है? बिल्कुल होती है। सेम सारी सिचुएशन प्रोटॉन के साथ भी होती है। हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को प्रोटॉन देने या निकालने से वस्तु कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है। आसानी से हम ये भी कर सकते हैं, देखो इसमें यहां हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, अब हमने क्या कर दिया इसको कि एक प्रोटॉन दे दिया, एक प्रोटॉन और दे दिया। अब देखो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए, 11 तो पहले ही थे उदासीन अवस्था में, एक दे दिया तो इस बार हो गए 12। इलेक्ट्रॉनों को हमने ना निकाला ना दिया, उदासीन अवस्था में 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 रह गए। तो अब भी देखो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को तो बैलेंस कर लेंगे, पर एक प्रोटॉन हमारे पास अब भी शेष बचेगा और एक प्रोटॉन शेष बच रहा है, यानी प्रोटॉन पर आवेश धनावेश, यानी वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित। इसी प्रकार से हम यहाँ जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ऋणावेशित हो रही है वस्तु, तो एक प्रोटॉन इसमें से निकाल ले तो भी वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। देखो भाई उदासीन अवस्था में 11 प्रोटॉन थे, एक हमने निकाल लिया तो टोटल कितने बचे, 10 प्रोटॉन बच गए हमारे पास। और उदासीन अवस्था में 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 बच गए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन से तो कोई छेड़खानी नहीं की है। अब देखो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज शेष बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश शेष बच जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है, ऋणावेश है, तो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों में से किसी को भी निकालो और किसी को भी वस्तु को दो तो वस्तु आवेशित हो जाती है। अब देखो सर इलेक्ट्रॉन की ही ज्यादा चर्चा क्यों करते हैं, हम प्रोटॉन को निकालने या देने की चर्चा क्यों नहीं करते। एक बार हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले होता है नाभिक, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन। जैसे ये हमारा सोडियम का नाभिक है, नाभिक में क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो उदासीन है, न्यूट्रॉन का तो आवेश से कोई मतलब ही नहीं है, उदासीन अवस्था में रहता है। अब बाहर क्या चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार से कक्षाओं में जैसे फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब देखो हम नाभिक से प्रोटॉन निकालना चाहते हैं, मैंने नाभिक से प्रोटॉन निकाला, प्रोटॉन पर धनावेश, जैसे ही नाभिक से बाहर आएगा प्रोटॉन, इसको कौन अट्रैक्ट कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा और ये प्रोटॉन वहां चला जाएगा। तो इसको नाभिक से निकालना बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक आकर्षण बल भी लग जाएगा तुरंत, और आकर्षण बल के विरुद्ध निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट, हमको बहुत अधिक ऊर्जा देनी होगी इसके लिए। अब बात करते हैं हम प्रोटॉन को देने की। जैसे मैंने एक प्रोटॉन इसको दिया, ये प्रोटॉन दिया, इसको प्रोटॉन दिया तो क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन नाभिक में जाने से पहले ही इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा अट्रैक्ट आकर्षित हो जाएगा। जैसे ही आकर्षित हो जाएगा नाभिक में तो पहुंचेगा ही नहीं है, तो यानी वस्तु पर ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके वापस से उदासीन हो जाएंगे, वस्तु ऐसी की वैसी रहेगी। यानी प्रोटॉन को निकालना और प्रोटॉन को देना थोड़ा सा हमें अधिक खर्चीला या अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए इसकी बातें हम नहीं करते हैं, बजाय इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने और देने के। इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर बाइंडेड है, नाभिक में बंधे हुए हैं, तो ये इनका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं से सीधा निकाल भी लेंगे, निकल जाएगा आसानी से, या कोई इलेक्ट्रॉन देना है तो कक्षाओं में यहाँ आके बैठ जाएगा। गुरुजी यहीं क्यों आया इलेक्ट्रॉन, अंदर नाभिक तक क्यों नहीं आया? अरे भाई इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ऋणावेशित है, कौन सा बल लग जाएगा, प्रतिकर्षण बल लग जाएगा और ये ऑटोमेटिकली बाहर ही बना रहेगा। यस या नो भाई? देखो तो ये बात हो गई कि प्रोटॉन को निकालना और देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन से हम ज्यादा चर्चाएं करते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालने और देने से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, ठीक है भाई।